बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, 16 दिसंबर 1971 का दिन हमारी तारीख का एक अलमनाक दिन है। इस दिन कलमा तैयबा की बुनियाद पर वजूद में आने वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया गया। बेशक इस साजिश में हमारा मक्कार पड़ोसी मुल्क पूरी तरह इन्वॉल्व था, जो आज भी इस बात पर शर्मिंदगी की बजाय फ़ख्र महसूस करता है। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में जाकर ये बात तस्लीम की है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ा। बेशक इसमें हमारे मुल्क के लोग भी इस्तेमाल हुए होंगे। बहरहाल ये हमारे लिए एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं तैयब महमूद चट्ठा, सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। चट्ठा साहब, ये बताइए कि सकूत ढाका का असल ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? मैं तो इसको असल ज़िम्मेदार इंडिया को देता हूँ। आप अगर तारीख़ से चले जाएं 47 में जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो उसके साइड पे ही कुछ ऐसे शरपसंद लोगों ने, जिसमें इंडिया के काफ़ी सारे लीडरान शामिल हैं और कोई मुल्कों के लोग भी शामिल हैं, एक पूरी एक लॉबी थी जिन्होंने इस मुल्क को मजबूत नहीं होने देना था, जिन्होंने इस मुल्क को बनते ही कमज़ोर करना शुरू कर दिया और उसके साथ साजिशें की कि किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये वाहिद दुनिया का वाहिद मुल्क है बग़ैर जंग के और पुरअमन तरीके से, और वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर कायम हुआ। तो ये तकलीफ़ सबको अभी तक मौजूद है कि वाहिद मुसलमान मुल्क कलमे की बुनियाद पे क्यों कायम हुआ। एक तो ये, और उसी के साथ ही उन्होंने मुक्ति बानियों का एक अपना नेटवर्क जो था, अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, ये 71 में या 65 में या 67 में काम नहीं स्टार्ट हुआ था, ये 47 से आप हिस्ट्री के अंदर लिखा मौजूद है हर चीज़ कि उन्होंने, क्योंकि चंद दिनों की तैयारी से तो इतना बड़ा इवेंट इंसिडेंट तो नहीं हो सकता ना। तो ये 47 से ये स्टार्ट हो गया था और इसमें मेजर रोल इंडिया का था। और इंडिया गाए बगाए आप मुख्तलिफ उनके प्राइम मिनिस्टर, मुख्तलिफ उनके लीडरान कहते रहते हैं। और अभी रिसेंटली उसके ओपनली नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में जाके क्लियर एडमिट किया कि वी आर द पीपल हु डिड दिस थिंग। तो इससे बढ़कर फिर और सबूत, ये हमारी कमज़ोरी है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना कमज़ोर था, हमारे हालात उस वक्त इतने मजबूत नहीं थे कि हम उस इशू को वर्ल्ड के अंदर जाके फाइट कर सकते, उसको लेके अपना वो मनवा सकते कि जी देखिए ये क्या हुआ है, हमारे साथ ज्यादती की गई है। लेकिन क्योंकि हमारा उस वक्त हमें अपने सिस्टम में मजबूती की ज़रूरत थी, अपना पॉलिटिकल सिस्टम हमारा इतना मजबूत नहीं था, इकोनॉमिकली हम बहुत सारे इश्यूज से जब पाकिस्तान नया नया बना, तो लेकिन डे बाय डे वो चीज़ें बांग्लादेश के अंदर इन लोगों ने, उनको मौका मिला कि उनका जो नारा था कि बंगाली को भी कौमी ज़ुबान होनी चाहिए उर्दू की तरह, इस पाकिस्तान में दो ज़ुबानें होनी चाहिए, तो वो जिस तरह उनको स्पेस मिलता गया और इंडिया ने उसके अंदर अपना पूरा रोल अदा किया। और आप देख लें पूरे उसके जंग से लेके और 71 से लेके उससे पहले तक हर जगह पे आपको इंडियन जो था उनका रोल नज़र आएगा। सकूत ढाका के ज़िम्मेदार कुछ लोग जनरल नियाज़ी और जनरल याह्या को भी कहते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, जो फ़ौजी एलिमेंट है वो अपनी जगह पे है, उसके इन सारी चीज़ों का जवाब आपका महमूदुर रहमान कमीशन में मौजूद है। अगर आप उसको पढ़ लें, अगर आप उसको, असल में प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा है, जो भी कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, हम उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करते, कोई उसके ऊपर कमीशन बना के बना भी देते हैं तो उसकी जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। उससे उसके ऊपर जो है ना कोई जो चीज़ होनी चाहिए कि हमें उससे कोई रिज़ल्ट लेना चाहिए, ताकि कोई भी हो, चाहे ये सकूत ढाका था या उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए थे, अगर आप हर इश्यूज़ के ऊपर आइडेंटिफाई कर दें ये चीज़ें इस तरह हुई हैं और इस तरह ये नहीं होनी चाहिए थी, अगर हम इस तरह करते तो ऐसे हो जाता। इसके अंदर एक अभी रिसेंटली इंडिया ने कारगिल के ऊपर अपना कमीशन बनाया, उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया, लेकिन हमने कारगिल के ऊपर कमीशन नहीं बनाया था, हमने उसको खामोश कर दिया। तो चीज़ें ये हैं कि चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे हो, कोई भी आए, कोई भी ऐसा इंसिडेंट बड़ा जो मुल्क के लिए उसकी तलाफ़ी करना मुश्किल हो, अगर वो उनके ऊपर हम शुरू से वर्क कर लें तो मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में हम उससे बेहतर परफॉर्म कर सकें।
अच्छा, ये शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या किरदार था इस सारे वाक़े में? सर देखें, पॉलिटिकली जो चीज़ें थी उसके अंदर गेम ये जो थी, वो जो मेरे ऑब्जर्वेशन है, माइट बी आई एम रॉन्ग, कि वो उनका नज़रिया ये था कि हमें गवर्नमेंट जो है, पीपल्स पार्टी कहती थी कि हमारी गवर्नमेंट बननी चाहिए, मुजीबुर रहमान कहता था कि हमारी अक्सरियत हमारी होनी चाहिए। लेकिन उस वक़्त जो था, जो पॉलिटिकली जो एलिमेंट था, वो काफ़ी हद तक अगर आप हिस्ट्री में देखें तो दोनों ने सॉर्ट आउट कर लिया था, लेकिन उसके ऊपर बैठने नहीं दिया गया था कि दोनों बैठ के उसके ऊपर इशू पे डिस्कस कर, जो मामलात थे बैठ के उसको हल कर लिया जाता था, वो था उस पर। लेकिन ऐसी कुछ फोर्सें थी, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने दोनों को करीब नहीं आने दिया, बात नहीं होने दी, जिसकी वजह से हालात जो बिगड़ते ही गए। और उस चीज़ का इंडिया ने भरपूर फ़ायदा उठाया। इंडिया तो मौके की तलाश में था ना, कि वो जो लोया गर्म था, वो देख रहे थे इसको कब इस्तेमाल करना है। तो उन्होंने उस इश्यूज़ को जो था, आप हिस्ट्री में लोग अभी भी कहते हैं जी भुट्टो साहब ने ये कह दिया था जी मैं उधर तुम उधर, इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं था। और जिस अखबार ने वो लिखी थी, मेरे पास अभी उसकी कटिंग भी मौजूद है, कि उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं की थी। वो अखबार की वो जो जर्नलिस्ट था उसने उसको अपना क्या कहते हैं, तोड़ मोड़ के उस चीज़ को पेश किया था। भुट्टो साहब ने ऐसा कुछ नहीं ये बयान बहुत ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट किया था कि उधर क्योंकि उन्होंने देखे वो बात और सेंस में हुई थी, अच्छा, और इन्होंने और सेंस में लेके उसको आगे वो कर दिया, और उस चीज़ का हर एक ने फिर वो नेगेटिव फ़ायदा उठाया। अगर भुट्टो साहब इतने ही मुल्क के साथ वो दुश्मन थे, तो उस मुल्क को मजबूत करने में भी तो रोल उसी बंदे का है ना। सही। आज अगर हम किसी को सामने खड़े होके फेस टू फेस बात कर सकते हैं, हमारा डिफेंस इतना मजबूत है कि हम अगले की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। अगर वो इतने ही मुल्क दुश्मन थे, तो फिर जो कुछ वो उसके 71 के बाद हुआ है, तो 71 में भुट्टो साहब तो गवर्नमेंट में थे ही नहीं। बात तो सोचने वाली ये है, पार्टी तो उसमें गवर्नमेंट में ही नहीं थी। जो लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि 1971 का इलेक्शन में भुट्टो खुद उम्मीदवार थे। जी जी बिल्कुल, वो सदर या कोई उनके पास ओहदा नहीं था कि वो ये कह सकते कि वो तुम उधर हम इधर। वो एक बात हुई थी किसी जलसे में मेरे ख्याल में, तो उसी को उसका मुद्दा ही और था। अच्छा, देखें आप बात को, अभी रिसेंटली मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो इसका इशू तो नहीं है, अभी रिसेंटली एक चीफ जस्टिस की वीडियो का इश्यूज आ रहा है, उसमें उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिट कराया, तो उसमें कहा जी तोड़ मोड़ के इसको जोड़ा गया है। अच्छा, अगर इस तरह चीज़ें की गई हैं तो उसमें आप उसको तो नहीं इल्ज़ाम दे सकते ना। बिल्कुल सही। लेकिन उसके बाद अगर 71 में अगर जो मुल्क बचा था, अगर उसको मजबूत भी किया है, उसको जोड़ा भी है, तो वो क्रेडिट तो भुट्टो साहब को जाता है। भुट्टो से बढ़कर मुझे बताएं किसने इतना उस वक्त काम किया था। सही। कि इस मुल्क के जो भी उस वक्त हालात 71 के बाद हम जिस हालात हो गए थे, सही। तो मेरा तो ख्याल है उससे बढ़कर तो उसकी कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं है। सही। भुट्टो साहब के ही ये सारे पाकिस्तान के लिए शनाख्ती कार्ड और सर आप गिनते जाएं, इतनी चीज़ें हैं। आइन गुफरान साहब, बात सिर्फ इतनी सी है, कहते हैं ना बुनियाद जो होती है, बिल्डिंग बना दें, घर बना दें, घर में रहे तो किराएदार भी लेता है। सही। उसके अंदर किसी ने, आप खुद ना भी रहें तो किसी न किसी ने तो रहना ही है ना। बिल्कुल सही। तो भुट्टो साहब ने मुल्क बनाया था, आके साथ मिलके काम किया था, आपको आइन दिया। भुट्टो साहब ने 73 के आइन के अंदर जब ये कादियानों वाली शिक थी, तो उन्होंने तो उसी वक्त जब साइन करने लगे थे कह दिया था भाई मैं तो अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे। क्या इससे बढ़कर भी कोई चीज़ हो सकती है? आज आपका जो इस्लामी, उसकी जितनी इस्लामी शिकें हैं, उसका सारा क्रेडिट भुट्टो साहब को जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि भुट्टो साहब पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने वाले आज खुद मुल्क से बाहर बैठे। सर जी देखें, मैं तो उनको नहीं ये बात उस सेंस में तो नहीं करता, लेकिन उनको इतना, अगर जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए थे ना, आज उसी की कब्र पे जाके खड़े भी हुए। अगर भुट्टो इतना बड़ा गद्दार था, इतना बड़ा था, तो आज उसकी कब्र पे उसकी बेटी जाके फातिहा पढ़ के आई थी। बीबी ने कहा था डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो आज बिलावल ने, हमारे चेयरमैन साहब ने उस चीज़ को साबित किया, जरदारी साहब ने साबित किया। पिछले दिनों किसी कोर्ट के, इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर जरदारी साहब पेश हुए, तो किसी ने मरियम साहिबा के ऊपर कोई कमेंट्स मांगे। उन्होंने कहा नहीं, वो हमारी बेटी है, तो हम बेटियों के ऊपर बात नहीं करते। इससे बड़ी क्या कहते हैं, फराग दिली, खंदा पेशानी, जितना जुल्म जरदारी साहब के साथ मियाँ साहब की गवर्नमेंट में हुए हैं,
ये सबको पता है। 13 साल वो जेल में रहे। देखे ना, उसके बावजूद उन्होंने कोई किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया, किसी को कोई रिवेंज नहीं लिया। उन्होंने खामोशी से अपना काम किया एज ए अपने पॉलिटिकल लीडर के हिस्से से, पॉलिटिकल वर्कर के हिस्से से, जो मुल्क के लिए कर सकते थे ज़ुल्फ़िकार साहब ने किया। सही। तो इसलिए चीज़ों को अगर आप तोड़ मोड़ के आप बयान कर दें तो वो उसकी वैल्यू और होती है, सही, असल चीज़ और होती है। इसी तरह अगर आप 71 के बाद अब 77 में भी आप हालात अभी जाके वो सारे एविडेंस निकालें तो उसमें भुट्टो साहब बैठ के अपना जो 9 सारे जमात थी कौमी, तो उनके साथ बैठ के सारे फाइनल हो गया था ये प्रोग्राम कि नए इलेक्शन कराए जाएंगे, हर चीज़। लेकिन उसमें भी कोई ऐसे एलिमेंट आ गए, उन्होंने पॉलिटिकल वर्क उसको मूवमेंट को ना आगे बढ़ने दिया। सही। तो आप उन चीज़ों का जो है, अगर एक पॉइंट के ऊपर अगर बात क्या हुई है उसको क्या ले लिया जाए, तो मैं तो उस पर बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। और वो सारे अखबार आज हर चीज़ उसकी डिनाई कर रही है, हर चीज़ों को डिनाई कर रही है। वक्त ने साबित किया ना। चले ठीक है जी, अगर आपकी उनकी बात मैं थोड़ी देर की मानूं कि भुट्टो साहब ने ऐसा किया, तो आज वक्त ने भुट्टो साहब को सही साबित किया ना। भुट्टो साहब को मुजरम तो नहीं कहीं पे किसी ने साबित किया। यहीं से प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का दोबारा से आगाज़ करते हैं। चट्टा साहब, अगर बंगालियों का हक तस्लीम कर लिया जाता तो क्या हम सकूते ढाका से बच सकते थे? में बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि इस इलाके में ज़मीन नहीं है। छोटी सोसाइटी है, छोटे प्लॉट्स हैं और बड़ी साइज़ का कोई ज़मीन ऐसा टुकड़ा नहीं है। थोड़ा सा टुकड़ा हमें नज़र आया था वकील कॉलोनी में, जो निसार अली खान जब हमारे मिनिस्टर थे, तो उस वक्त तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वो उन लोगों ने लिख के दिया था जी कि आप यहाँ स्कूल बना दें। फिर इसी तरह चो साहब के जो है ना हुकूमत से चले गए, तो फिर हमारा काम स्कूल वाला रुक गया। वकील कॉलोनी में तो जगह मिल सकती है, फैसल कॉलोनी में ज़मीन ना होने की वजह से है। साथ गुलजार कायद में लिखा हमारी बिल्कुल साथ जुड़ी हुई बात है, इसमें हमारा स्कूल है, बच्चे वहाँ दाखिल हो रहे पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमती तावन मुझे मिला और कोशिश करूँगा कि कम अज़ कम प्राइमरी सतह पर जो स्कूल है बच्चियों का ख़ास तौर पर वो बन जाए, चाहे वो वेतन किराए पर लेकर बनाया जाए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि फैसल कॉलोनी में एक स्कूल प्राइमरी सतह पर गर्ल्स स्कूल बन जाए, दोनों का को बन जाए, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगले वक्तों में। उन चीज़ों पे जो हुआ सो हुआ, मैं उसका मुख्तसर सा जवाब ये दूंगा। अभी भी हमारे पास वापस आ रहे हैं कि हम, मैं यहाँ आपको एक वजाहत करना चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों को शायद इस बारे में इल्म नहीं है। मेरा नून लीग से इख्तलाफ है और इस वक्त मैं नून लीग से वाबस्तगी का इज़हार नहीं करता और मैं ओपनली कहता हूँ कि मैं इस वक्त इंडिपेंडेंट हूँ। नहीं, बंगालियों की बेसिकली उनकी डिमांड क्या थी, वो क्या कहते थे, उनके क्या हकूक थे जिनकी वो डिमांड करते थे? थोड़ा सा ये बात हमें बताएं। एक तो सबसे बड़ी बात तो उनकी ये थी कि हम सबसे बड़ा सूबा है, हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है। एक सबसे जो बड़ा उनका इशू था लैंग्वेज का था, बंगाली को कौमी ज़ुबान। जो निसार अली खान साहब का मुस्तकबिल जो है वो अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा कि उर्दू होने के दो उसकी जो चीज़ें हैं ना, जो निसार अली खान की जो क्वालिटियाँ हैं, वो ये हमारी कौम को ज़रूरत है ऐसे बंदे की। किरदार का अच्छा है, काम करने में लाजवाब है। और एक और चीज़ मैं यहाँ शामिल करूँगा, इस पिंडी की सियासत में काश के अगर मेरा बस चले तो ये दो लोग मिल जाएं, एक जो निसार अली खान और राजा महमूद बशारत साहब। ये राजा बशारत साहब इंतहाई काबिल, इस वक्त पंजाब के पास एक ही काबिल वजीर है तो वो राजा महमूद बशारत साहब। अगर ये पिंडी के अंदर दो बंदे मिल जाएं तो पिंडी वो तरक्की करेगी तो कि जिसकी मिसाल से प्रॉब्लम में रखा गया था।
तो आपने वक्त के साथ साथ चीज़ों को सेटल डाउन करना था। मैंने कुछ दिन पहले अपना अनाउंस किया है कि मैं इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में मैं एक इलेक्शन लड़ूंगा, और जिसके लिए मैं अपने हल्का बाब में अपने रवाबत जारी रखे हुए हैं, और कोशिश जारी है कि जो फैसला अगला आएगा मुक्ति बाहनी का क्या लड़ूंगा तो किरदार था? ज़रूर किसी न किसी पार्टी से लड़ूंगा, पार्टी टिकट पर लड़ूंगा, लेकिन फिल वक्त अभी मशावरत जारी है। वक्त आने पर दोस्तों की राय से फैसला करूंगा कि मुझे किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो इंशाल्लाह MNA का मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इंडिया ने फिर उसमें मगर कुछ हमारे लोग भी बीच में उनको उन्होंने खरीदे होंगे इस्तेमाल करने के लिए। एजेंट तो हर जगह पे, हर देखिए मुल्क में बात आपकी बिकने के वो लिए है लोग कि होते डिलीवर हैं, तो उनको अगर बहुत देखा जाए तो ज़्यादा मेरा ख्याल है मैंने है। MPA से भी ज़्यादा तो डिलीवर किया एक वाटर उन्होंने टैंकर इलाके में मजबूत कर बनवाना। दिए। इंडिया ने ये हमारी जो 47 स्कीम शुरू थी कर दिया हुआ था। ये मेरे पास उसके सारे उसपे डॉक्यूमेंट्स फिर पड़े उन्होंने हैं। अपने एजेंट ये मैंने बुलाए। 4 करोड़ की स्कीम करवाई है, 71 में ब्रिज करवाए जितनी भी ये हैं। कत्लो कम अज़ कम गारत निसार अली खान के तामन से मैंने इससे भी इजाफा कर दूँ, जो फैसल कॉलोनी के सामने सर्विस रोड बनी है ये भी मैंने बनवाई है, और जो निसार अली खान के तामन से ये रोड बनी है, और ये बहुत बड़ी सहूलत लोगों को मिली है। को कि आप रोड के ऊपर काफ़ी सारे ट्रैफिक होने की वजह से सारे ब्लॉकेज इन्होंने पुलिस वालों ने लगा दिए हैं, लेकिन हमारी एक सर्विस मौजूद है। इससे पहले हमारे लिए एक ही एंट्री होती थी, मेन से आके हम एंटर होते थे, और फिर आगे अंदर 5-6 एंट्रियाँ बन चुकी हैं। मैंने पब्लिक में जितनी चेयरमैन ये भी काम किया है। मैं यहाँ आपको ये भी शेयर करना चाहूँगा कि बस ये चेयरमैन, जब मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास में गया तो उन्होंने मुझे कहा था कि चेयरमैन साहब गवर्नमेंट का जो पैसा हमें मिलता है हर चेयरमैन को, वो एक अमाउंट होती है जिसमें आप तनख्वाहें देते हैं, जिसमें आप अफसर, हालांकि इंडिया ये बात तस्लीम कर रहा है कि हमने पाकिस्तान को 5 रुपए तोड़ा। का भी हिसाब होता है। तो डार साहब आपने रावलपिंडी जिले में टॉप किया है कि आपने उस पैसे में से 74 लाख रुपया बचत की है। तो ये मेरी ईमानदारी का एक सर्टिफिकेट है जो आपने रिकॉर्ड डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ जाके देते हैं कि मैं वर्कर हूँ, मेहनत करता हूँ और लायल हूँ, मुखलिस हूँ कौम के साथ, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो वो करूँगा जो इससे पहले 70 साल कोई नहीं कर सकता। इंशाल्लाह मैं वो करके दिखाऊंगा। कि 71 के ऊपर उनकी ब्रीफिंग होनी चाहिए कि जो मेरा उनको पैगाम तो पहला तो ये है जी कि ये इलेक्शन का जो सिलसिला है इंडिया का ये नस्ल दर नस्ल गुलाम होने से बचे। इंडिया का मीडिया बहुत स्ट्रांग है। मेरी अगर इंडिया के पास इंटरनेशनल मीडिया उनके साथ जॉइंट है। कोई बात मेरा बस चले, मैं लोगों को शऊर दे सकूं, तो एक ये भी शऊर दूंगा कि आप बुज़दिली का लबादा उतार दें। आप लोग सियासत में निकले। ये जो MBA डिग्रियां लेकर बैठे हैं, ये जो आजकल नई डिग्रियां आ चुकी हैं जिनका बैलेंस जाके BA का बनता है या MSc का बनता है, जिसमें सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, इंजीनियर्स आ जाते हैं, तो ये लोग भी जो है ना, बाज़ का हमने ये भी सुना है कोई MBA बंदा है तो उसने रेडी लगा के अपना बिजनेस कर रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है, तुम रेडी लगा के अपना किचन तो आपने चला लिया, जिंदगी का कारोबार तो कर लिया, लेकिन ये सियासत में इलेक्शन लड़ना कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ हर हल्के से 200, 400, 500 अच्छा, उम्मीदवार अभी भी निकले, भारत की जानिब से ये कहा हर जाता बंदा है कि 12 हो, ये पाकिस्तान के इलेक्शन पहले लड़ो। 2 उसके टुकड़े लिए किए थे, सर्टिफिकेट अब लेने 10 की टुकड़े डिग्री करेंगे। कुछ यहाँ तो अनपढ़ बन के बैठे हुए, और इसीलिए आप लोग हमारा इसलिए आज अशर और नशर ये हो रहा है। ना हमारे MPA को कानून पता है क्या बन रहा है, ना हमारे MNA को पता है कानून क्या बनाया जा रहा है। ये तो वहाँ जाकर खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाला मुल्क खुद एक दहशतगर्द मुल्क है जिसमें पता नहीं कितनी अलग चल रही हैं। वो इस मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। नहीं तो ये जो मोरा छाप नस्ल दर नस्ल लोग भेज सिखों रहे ने हैं, अलग जा मुल्क रहे का हैं, तकाजा कर दिया है। जो कानूनी तौर पर जो मामला करके आ रहे हैं वो अवाम पर जो होते हैं उनको सड़कों नालियों पर छोड़ देते हैं। अब उनको सोचना चाहिए। देख लें लद्दाख के ऊपर उस बॉर्डर पे इश्यूज चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों उनके चाइना के साथ जो सीज फायर हुआ उसके अंदर कितना उनका नुकसान हुआ। बिल्कुल सही। तो चीजें ये नहीं है कि कहने को तो आप जो बड़ी मर्जी बड़क मार लें, लेकिन उसको संभालना भी तो है। आप अब इतनी बड़ी जमहूरियत है, इतना बड़ा मुल्क है, तो आप पहले अपने मुल्क के तो इश्यूज क्लियर कर लेना। जो कश्मीर वाले को चले ठीक है जी, आप उनके राइट को दे दें, कम से कम उनको भी सेटिस्फाइड करें ना। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान को आप इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर लें, उनके राइट तो दें ना, ताकि वो आपकी बात तो करें ना। जब तक आप उनके राइट नहीं देंगे, असम के लोगों को उनके राइट दें। अभी इस गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने साबित कर दिया है कि ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं के लिए है, सही, मुसलमानों के लिए या किसी और कम्युनिटी के लिए इंडिया नहीं बना। सही। तो जब आप खुद अपने अमल से, अपनी उन चीज़ों से
रोज़ ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं, तो फिर आप कहाँ कहेंगे कि मैं पाकिस्तान को ये कर दूँ, मैं वो कर दूँगा। आपने जो अफगानिस्तान में इंडिया ने किया, आज वो इंडिया खामोश होकर बैठ गया ना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इंडिया का ये कहना कि हमने पाकिस्तान के पहले 2 टुकड़े किए थे, अब 10 टुकड़े करेंगे। इंडिया को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान अब एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान को किसी भी तरह से अगर कोई बुरी नज़र से देखेगा तो हम उनकी आंखें नोच लेंगे। आप भी अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।